डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। तो देखिए, पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे इस मॉडल पेपर में और देखेंगे कि किस पैटर्न पर आपका पूरा का पूरा पेपर आता है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपका जो यह पेपर है, यह आपके मॉडल पेपर के लिए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सामाजिक विज्ञान की इस प्रश्न पत्र में अंत तक जरूर जुड़े रहें। बात करें हम लोग एग्जाम की अगर, तो देखिए आपका एग्जाम का जो समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, और जो इसमें पूरा पूर्णांक मिलता है आपको 70 नंबर का पूर्णांक होता है। और 15 मिनट जो आपको मिलता है वो पहले प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। उसमें नोट में पहले ही आपको लिखा गया रहता है कि 15 मिनट आप इस प्रश्न को देख लें कि किन प्रश्नों में आप बेहतर उत्तर लिख सकते हैं, किस में आप ज़्यादा उत्तर नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सीरीज बटी हुई रहती है तो इसमें दो मुख्य बातें आती है निकल कर कि खंड क और खंड ख। तो ये देखिए इस प्रकार से बढ़ता है यहाँ पर। तो इतिहास और सामाजिक विज्ञान की बात हो गई और भूगोल अर्थशास्त्र की बात हो गई। तो ये खंड क में आ जाता है आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र, और खंड ख में आपका आ जाता है अर्थशास्त्र और भूगोल। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड क को और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को, किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की जो सीरीज स्टार्ट होती है, थोड़ा गला बैठ गया है इसलिए आवाज़ें आपको स्पष्ट ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो बहुविकल्पी जो प्रश्न बनता है आपका खंड क में, तो इसमें देखिए आपको प्रश्न दिया रहता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आपका एक ऑप्शन जो होता है वो सही रहता है, उसे सही चुनकर आपको लगाना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड क के बहुविकल्पी प्रश्नों का। पहला प्रश्न, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक था। ऑप्शन नंबर क्या है, मारियान। ऑप्शन नंबर क्या है, जर्मन तिरंगा। ऑप्शन नंबर ग है जर्मेनिया। ऑप्शन नंबर ग है जर्मेन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, जर्मेनिया। जर्मेनिया देखा जाए तो ये जर्मनी में ही बनाया गया एक पेंटिंग है, और 1848 में जब यहाँ पर क्रांति हुई थी तो वहाँ पर इस पेंटिंग को मुख्य रूप से बनाया गया था। तब से देखिए ये वहाँ पर जर्मनी का राष्ट्र रूपक के रूप में माना जाने लगा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? देखिए गांधी जी के द्वारा चलाया गया जो 3 आंदोलन जो है वो बहुविकल्पी, अति लघु, और लघु उत्तरी में आपका नियमित रूप से पूछने वाला ये प्रश्न है। तो इसमें हम लोग को जो शामिल किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर क्या है, 1920। ऑप्शन नंबर 27 है 1900। ऑप्शन नंबर क्या है 1927। ऑप्शन नंबर ग है 1930। ऑप्शन नंबर घ है 1935। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है सरकार जो होती है, ब्रिटिश सरकार की आज्ञा का पालन न करना, ये इनका मुख्य मोटिव था। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए जितने भी मैंने खुद वैसे ही सेट का चुनाव किया जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर क्या है, वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर क्या है, जिनेवा। ऑप्शन नंबर ग है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ग है ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो अमेरिका का जो शहर है अमेरिका का, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यहाँ पर अमेरिका में हो जाएगा। अमेरिका का जो शहर न्यूयॉर्क है वहीं पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की। और चौथा हम लोग का करो या मरो का नारा किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट नारा है। ऑप्शन नंबर क्या है, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर क्या है, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर क्या है, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या है, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। करो या मरो, तो देखिए देश को याद कराने में इनका भी सब्र अंतिम में टूट ही गया था। जिन्हें हम लोग सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं, उन्हें भी अंत में यह कहना पड़ गया करो या मरो। तो ये इनके द्वारा ही नारा दिया गया है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर क्या है, लोकसभा। ऑप्शन नंबर क्या है, विधानसभा। ऑप्शन नंबर क्या है, मंत्रिमंडल। ऑप्शन नंबर क्या है, पंचायती राज की संस्थाएं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा, पंचायती राज की संस्थाएं। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए समवर्ती सूची जो होती है उसमें राज्य सरकार जो होता है और केंद्र सरकार दोनों को इसमें अपना योगदान देने का रहता के लिए बनाया गया है। दोनों की व्यवस्थाएं, दोनों की विचारधाराएं ली जाती है इसमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, शिक्षा। ऑप्शन नंबर क्या है, कृषि। ऑप्शन नंबर क्या है, पुलिस। ऑप्शन नंबर क्या है, रक्षा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। खंड क के बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा हम लोग का पार्ट और छठवां प्रश्न के बाद 7वां प्रश्न रहेगा आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या होते हैं, 2 से 3 लाइनर ये प्रश्न होते हैं, 1-2 लाइनों में इनका उत्तर दिया जाता है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, 2 से 3 लाइन आप इसका उत्तर आपको लिखना होगा। कि 7वां हम लोग का इसमें प्रश्न हो जाएगा, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अति लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न हम लोग का है खंड का निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 उदाहरण बताइए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां हम लोग का प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ ये जो हम लोग का मॉडल पेपर चल रहा है इसमें का तो यह 9वां प्रश्न है ही। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्नों की श्रृंखला को। बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्नों की श्रृंखला में और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में, और जो लघु उत्तरीय की जो प्रश्न रहते हैं ये आपके 3 नंबर में इसका उत्तर आपको लिखना होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये। इसमें आपको देखिए 7 लाइनें 8 लाइनें जैसे आपको मिले हैं, आपका वर्ड रहे तो वहाँ पर आपको इन प्रश्नों को लिखना होता है। 10वां हम लोग का इसमें प्रश्न है, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, उसकी 2 शर्तें लिखिए। देखिए पूना पैक्ट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो किया गया था महात्मा गांधी जी के साथ और जो थे भीमराव अम्बेडकर जी के साथ यह समझौता किया गया था। पूना पैक्ट पर मुख्य रूप से देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यदि इस पर आप लिख लेते तो अच्छी बात है। यदि इस पर नहीं लिख पाते हैं तो अथवा में आपके लिए एक और प्रश्न मिलेगा, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ये प्रश्न भी आपके लघु उत्तरीय में है 10th के। अथवा में या तो इसे लिखे या तो इसे लिखे, इसीलिए आपको 15 मिनट मिलता है एक्स्ट्रा। पेपर देख लीजिए जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। 2 तर्क दीजिए। ये है आपका प्रश्न संख्या 11। यदि आप इस पर नहीं लिख पाते हैं तो इसके अथवा में भी आपके लिए एक प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं लिखिए। ये इतना ऑप्शन मिले और तब भी आप अपने प्रश्नों की श्रृंखला को बेहतर तरीके से न दे पाएँ तो कहीं ना कहीं से इसमें आपकी लापरवाही है, या आपका सही टाइम टेबल नहीं है, तो आपने सही से तैयारी नहीं की है, या आपको तैयारी सही से नहीं कराया गया है। यही कार्य इस चैनल पर आसानी से कराया जाता है। इन प्रश्नों की सीरीज को मैं तैयार करा रहा हूँ, लेकिन मैं इन सभी का आपको अच्छे से तैयारी भी कराया जाएगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज़रूर ज्वाइन हुए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। फिर से एक बात सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और आपके जो टॉपिक होंगे, जो प्रॉब्लम रहेंगे, उस ग्रुप डिस्कशन में किया जाएगा। और साथ ही साथ इसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस नंबर को बताएं कि जिसे जो समस्याएं हैं वो इस नंबर जुड़ें, और अपनी प्रॉब्लम समस्याओं के समाधान के लिए हमसे जरूर जुड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रुप जो है वो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पैसा आपका लगने वाला नहीं है। ये यूट्यूब का या फ्री प्लेटफॉर्म पर आपको ये मदद की जा रही है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर दे सकें और एक सुरक्षित भविष्य को अपने पास रख सकें। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां हम लोग का प्रश्न है, गांधी, देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें जो आपका उत्तर आता है वो आता है 6 नंबर का लिखने का, और उसमें भी अथवा में आपको मिलता है। 12वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग। असहयोग आंदोलन का मतलब कि सहयोग न करना। आप जान रहे हैं 1920 में चलाया गया था, और बहुत ही महत्वपूर्ण यह आंदोलनों में से एक रहा है, और खिलाफत आंदोलन भी इसके कुछ समय बाद चालू हुआ था। जो महात्मा गांधी जी ने जो कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके बाद इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसमें कि आपको बहुत जो पुलिस चौकी में आग लगा दी गई थी, तो उसमें नहीं घटना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तो उनको सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उनको यह चीज़ पसंद नहीं आया कि नहीं, हम लोग शांति से आंदोलन चाह रहे थे, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं या अन्य क्रांतिकारी लोग हैं वो हिंसक हो गए हैं, तो इसलिए उन्होंने इस क्रांति को आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में बड़े पैमाने पर लिख सकते हैं। अथवा में या तो आपके लिए एक और प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। एक तरीके से देखा जाए तो 1857 की क्रांति के बारे में देखिए महत्वपूर्ण रूप से इसमें बात करनी है हम लोगों को। बातें जो 18वीं शताब्दी में जो मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुए, आखिर क्या लाया गया, अंग्रेजी सरकार ने क्या यहाँ पर लाया, या क्या उलट फेर देखने को मिला। बहुत ज़्यादा देखा जाए तो उस समय उलट फेर देखने को मिला था। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिख भी सकते हैं, और 12वें प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 13वें प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। 13वां हम लोग का प्रश्न है,
आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। देखिए, यूपी में चुनाव है और हम लोग का जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ पर सीएम का चुनाव होने वाला है, तो हमारे राज्य के लिए जो प्रश्न है बहुत ही इस समय महत्वपूर्ण है। ये कुछ चीज़ें क्या होती हैं, देश को या अपने राज्य के अनुसार भी होती हैं। तो हमारे राज्य में जो है ना, ये चीज़ें देखने को मिली, इसलिए उनके अनुसार ये प्रश्न जो है आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, इसके अथवा में भी देखिए एक प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले कोई 4 लाभ लिखिए। इस प्रश्न पर तो यानी इस पर तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जो 13वें का सेकंड जो प्रश्न है, ये मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम प्रश्नों की श्रृंखला में जो और महत्वपूर्ण बातें आती हैं और मानचित्र संबंधित प्रश्न भी आपको मिलते हैं। आइए उन पर कुछ बातें करते हैं। चलिए बढ़ते हैं, मानचित्र संबंधित प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए आपको क्या होता है, प्रश्न 14 में देखिए कुछ प्रश्न मिलते हैं आपको, और उन प्रश्नों में आपको क्या करना पड़ता है कि उनमें जो होता है आपको मैप मिलता है, उसमें आपको उस जगह को दर्शाना होता है। इसमें देखिए हम लोग का जो पहला प्रश्न है आपके ऑप्शन में, उस जगह का आंसर लिखने पर आपको आधा नंबर मिलता है, और मैप में यदि आपने उस चीज़ को दिखा दिया तब आपको आधा नंबर मिलता है। तो दोनों मिलाकर आपका हो जाता है एक प्रश्न पर 1 नंबर, और ये 5 नंबर का होता है और सॉलिड नंबर होता है। 14वें का पहला जो प्रश्न इसमें है, वह स्थान जहाँ सी विजया राघवाचार्य की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जगह बताते हैं आधा नंबर मिलेगा, और उस जगह को मैप में दिखा देते हैं तो आधा नंबर और मिलेगा। या कभी कभी मैप अगर नहीं मिल पाता है तो आप पूरा आंसर भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाता है। दूसरा इसमें प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, पंजाब। ये कौन नहीं जानता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, और आज के हमारे मॉडल में भी यह प्रश्न है। मानचित्र कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का है, वह स्थान जहाँ घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। देखिए 3 प्रश्न ये है और भी है। चौथा आपका है, वह स्थान जहाँ नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी लोग, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इन प्रश्नों के मिलने की संभावना पूरी पूरी बनी है। 5वां हम लोग का प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाला सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके हो जाएंगे मानचित्र कार्य में। मानचित्र कार्य पर आपको दर्शाना होता है तो आधा नंबर उसका मिलता है और आधा नंबर आपको उत्तर लिखने का मिलता है। तो खंडखा में अब प्रश्नों की सीरीज को हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आगे बढ़ते हैं, और जो खंड का आपका समाप्त हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं खंड ख की तरफ। खंड क में मैंने पहले ही बताया कि आपको इसमें मिलता है भूगोल, और उसके साथ ही साथ आपको मिलता है इसमें अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हम लोग देखते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसमें ही मिलेंगे, और 6 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, और साथ ही साथ अब अति लघु, लघु, त्रिकोत्तरी भी मिलेंगे, मानचित्र कार्य भी आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं 15वें प्रश्न से हम लोग। पवन संसाधन का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर का है मानवीय, ऑप्शन नंबर का है नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर का है अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर घ है जैव। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो राइट हो जाएगा, नवीकरणीय। तो पवन जो है वो नवीकरणीय संसाधन का एक प्रकार है। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर ख है द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ग है तृतीयक, ऑप्शन नंबर घ है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। ऑप्शन नंबर क है 2 देशों के मध्य, ऑप्शन नंबर ख है 2 प्रदेशों के मध्य, ऑप्शन नंबर ग है 2 नगरों के मध्य, ऑप्शन नंबर ग है 2 गाँवों के मध्य। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, 2 देशों के मध्य होने वाला व्यापार ही विदेशी व्यापार कहलाता है। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां नंबर का प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। ऑप्शन नंबर क है रोजगार की शर्तें, ऑप्शन नंबर क है आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, ऑप्शन नंबर ग है उद्योगों के स्वामित्व, ऑप्शन नंबर घ है उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व जो हैं वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित हैं।
18वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। झरिया प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का है लौह एस के लिए, ऑप्शन नंबर का है कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर का है तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर का है बॉक्साइट के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। झरिया जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 20वें प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर का है अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन नंबर का है मार्च 2005 में, ऑप्शन नंबर का है जनवरी 2006 में, ऑप्शन नंबर घ है अप्रैल 2007 में। देखिए इस पर चर्चा जो था वो मई से ही प्रारंभ था, मई 2005 से ही। तो 2-3 प्रक्रियाएं जैसे हमारे यहाँ होती है, विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, तो सभी के जो ये पारित होते होते ये अक्टूबर का महीना आ गया था और अक्टूबर से इसे पारित कर दिया गया था, तो अक्टूबर 2005 में। तो 20वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट वाइज जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो जाकर अपने सब्जेक्ट वाइज जो हैं उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में उनके लिए जो प्रश्नों की सीरीज़ है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसलिए उन प्रश्नों से जरूर जुड़ें और अपने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को एक उत्तम लक्ष्य दें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में देखिए जो ये आपका चल रहा है मॉडल पेपर, तो खंड ख का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उस पर हम लोग बढ़ते हैं। 21वां देखिए इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण का मतलब देखते हैं पूरे विश्व का एकीकरण, पूरे विश्व का एकीकरण करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। और इस पर मैंने डिटेल में भी पूरा बात किया हुआ है, आप जाकर लिस्ट वाइज जब देखेंगे तो आप वहाँ से आपको खुद ही क्लियर होंगी चीज़ें। 23वां जो प्रश्न है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो ये है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर में आपका पूछा जाता है। अब 2 से 3 लाइन अगर आप इसमें लिख देते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 24वां हम लोग का प्रश्न इसमें है, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मृदा अपरदन। देखिए जब आता है, बारिश होती हैं या पानी जब बहता है तो मिट्टियों का जो बहाव होता है, तो बहाव से जो मिट्टियाँ होती हैं वो घिसकती जाती हैं, चली जाती हैं। तो बहाव के दौरान, नहीं पानी के बहाव के दौरान या बारिश के दौरान या बाढ़ के बहाव के दौरान जो मृदा घिसक जाती है, बह जाती है, वही तरीके से देखा तो मृदा का अपरदन कहलाता है। और इस पर पूरा आपको डिटेल में थोड़ा बात करना है। देखिए इस ये आता है तो लिख दीजिए, नहीं आता है तो अथवा में आपके लिए एक प्रश्न और है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मुख्य रूप से देखिए चावल और गेहूं की कृषि जो हमारे यहाँ प्रमुख रूप से होती है, तो चावल की खेती के लिए जैसे कहा गया कितने सेंटीमीटर की बारिश चाहिए, इतना तापमान होना चाहिए, भूमि ऐसा होना चाहिए, मिट्टी ऐसा होना चाहिए, आर्द्रता ऐसी होनी चाहिए। तो चावल खेती के लिए जो उपयुक्त अवस्थाएं होती हैं, परिस्थितियाँ होती है भौगोलिक, उनके बारे में इसमें हमें डिटेल में देना है। बढ़ते हैं लघु उत्तरीय के 25वें प्रश्न की ओर। हम सभी लोग इस प्रश्नों की सीरीज में और देखते हैं 25वां प्रश्न जो हम लोग का है। 25वां प्रश्न इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, 2005 के उद्देश्य लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए मनरेगा टॉपिक है। जो मनरेगा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले भविष्य में भी आपके साथ नहीं छोड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनरेगा जो है। मनरेगा पर देखिए अति लघु में पूछ सकता है क्या है ये, इसका विस्तृत रूप बताइए, या तो लघु उत्तरीय में भी इसके बारे में पूछ सकता है कि मनरेगा पर टिप्पणी लिखिए। यदि ये आता है तो लिखिए, नहीं तो अथवा में इसके लिए आप प्रश्न है, सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन किए गए? भारत सरकार द्वारा 1991 में क्या आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, इसके बारे में इसमें बताना है। तो मुझे लगता है कि 25वां प्रश्न आप लिखते हैं तो उसमें आप ज़्यादा मैटर लिख पाएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 26वें प्रश्न की ओर। 26वां हम लोग का प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अथवा में यदि नहीं लिख पाते हैं यदि आप, तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये आपका अथवा में लिख देंगे। 27वां इसमें आपका प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही देखिए मैंने अभी बहुविकल्पी में इसमें एक प्रश्न शामिल किया गया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, तो एग्जाम्पल में पूछ सकता है लघु में, या तो इसके बारे में पूरा विस्तृत व्याख्या करने के लिए पूछ सकता है। अथवा में नहीं आ रहा है आपको, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण प्रक्रिया की किस प्रकार सहायता करता है, यह आपके विस्तृत में प्रश्न है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में देखते हैं, मानचित्र संबंधित कार्य क्या आपको दिए गए हैं। मानचित्र संबंधित कार्य में देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं, उन पर देख लेते हैं हम लोग। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। देखिए आपको इसमें दिखाना होता है, नाम लिखेंगे आधा नंबर दर्शाने पर। 28वें का पहला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध को चिन्ह द्वारा नामांकित कीजिए।
तो इस चिन्ह से अगर दिखा दिया आप तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा पूरा। तो इसमें बस दिखाना रहेगा आपको। दूसरे प्रश्न जो है, भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित बताइए। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कोयला उत्पादन का कोई एक केंद्र चिन्ह द्वारा प्रतिनिधित्व, जो चिन्ह बताया उसी चिन्ह के रूप में आपको दिखाना है उसको। चौथा इसमें आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादन राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित बताना है इसमें हम लोग को। पांचवा इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तरी भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चिन्ह द्वारा या चिन्ह के सहित हमें बताना है। डियर स्टूडेंट्स, आज की रही ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और आज का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को ज्वाइन जरूर करें। क्लास 10 के जो बच्चे हैं जो अभी नहीं जानते इस चैनल के बारे में, उनको भी इनके बारे में ज़रूर बताइए। और जिस विषय में भी, जिस सब्जेक्ट में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिन महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परेशान करते हैं, उन प्रश्नों को आप उस ग्रुप में भेज सकते हैं। ग्रुप में भेजने के लिए आपके पास वो नंबर भी होना चाहिए। मैं नंबर आपको बता देता हूँ। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950-690-285। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950-690-285। यदि आप इसे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, मिशन हम लोग का है अब की बार बोर्ड परिवार। तो इस अब की बार बोर्ड परिवार को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए आप लोगों के सहयोग की भी ज़रूरत होगी। और जो 50 से 55 लाख बच्चे हैं तो उन बच्चों में अधिकतम संख्याएं जो हैं वो अपने साथ जोड़ने में, उन बच्चों का जितना तक सार्थक सहयोग किया जा सके उसमें कहीं ना कहीं से अपना योगदान भी देना महत्वपूर्ण रूप से ज़रूरी है इस चैनल का उद्देश्य। और साथ ही साथ आप लोगों को एक सुरक्षित भविष्य का भी मार्गदर्शन करना है, ताकि आप अपने लिए एक अच्छे परसेंटेज के साथ एक सुरक्षित भविष्य को भी रख सके। क्योंकि इन परसेंटेज को आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समयों में इन परसेंटेज का कितना ज़्यादा मायने है। आज तो आपको मिलेगा 60, 65, 75, 72, 70, 80, तो उससे आप तत्काल समय के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट या लॉस जो होता है आपको आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद आपको देखने को मिलेगा इसका। इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर करें और अपने अच्छे परसेंटेज को बनाएं। और ठंडी बढ़ गई है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रखें। और प्री बोर्ड की भी तैयारी बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।